नमस्कार। आज हम दो बहुत ज़रूरी आइडियाज़ मतलब विचारों पर बात कर रहे हैं। एक तरफ है मॉडर्नाइजेशन, यानी आधुनिकीकरण, तरक्की, प्रोग्रेस, नई टेक्नोलॉजी, बड़े शहर। और दूसरी तरफ इंडिजिनस पीपल्स का डिस्प्लेसमेंट, यानी स्वदेशी लोगों का विस्थापन, उन लोगों को उनकी ज़मीनों से हटाना जो वहाँ मतलब हजारों सालों से रह रहे थे। बिल्कुल। ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ी हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हाँ, और हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ लेख हैं, टाइमलाइंस हैं जो यूरोपियन एक्सपेंशन यानी यूरोपीय विस्तार, कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण और फिर अमेरिकाज और ऑस्ट्रेलिया के जो इंडिजिनस लोग थे उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बताते हैं। सही। तो आज का हमारा मिशन कह सकते हैं ये है कि इन सोर्सेज से मिली जानकारी को जोड़कर ये समझें कि मॉडर्नाइजेशन की ये जो चाह थी और स्वदेशी लोगों का अपनी जगहों से हटना, खासकर 18th से 20th सेंचुरी के बीच, ये कैसे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। चलिए इस पर बात करते हैं। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन जो है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति, मतलब स्टीम इंजन्स, फैक्ट्रीज, बस इतना ही नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा था। हाँ बिल्कुल, ये गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बदलाव थे और अक्सर इन्हें यूरोपियन ताकतों ने ही आगे बढ़ाया। सही। और इसकी एक भारी मानवीय, ह्यूमन कॉस्ट और पर्यावरणीय, एनवायरमेंटल कॉस्ट भी थी। जैसे लेबर इश्यूज थे, पोल्यूशन यानी प्रदूषण था। सोर्सेस बताते हैं कि जापान में बाद में कॉलरा, मर्क्यूरी पॉइजनिंग जैसी बीमारियां सीधे इंडस्ट्री से जुड़ी मिली। इंडस्ट्रियल डिस्क्रिमिनेशन, औद्योगिक भेदभाव, वो भी था। और यूरोप का जो एक्सपेंशन था, विस्तार, वो तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले ही शुरू हो गया था, है ना? अमेरिकाज, एशिया, साउथ अफ्रीका में। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ने उसे और तेज कर दिया। बिल्कुल। अच्छा। वेस्टर्न कैपिटलिज्म यानी पश्चिमी पूंजीवाद और बाद में जापानीज कैपिटलिज्म को भी रिसोर्सेज की, मतलब संसाधनों की और बाजारों की, मार्केट्स की जरूरत थी। और इसी से कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, औपनिवेशिक शोषण हुआ। जैसे इंडिया, इंडो चाइना में। चाइना का उदाहरण भी सोर्स में है, एक सेमी कॉलोनी के तौर पर। तो ये एक्सपेंशन और कंट्रोल ही असल ड्राइवल फोर्स, मतलब वजह बनी। और यहीं पर मुझे लगता है वो विचारों का टकराव, क्लैश ऑफ वर्ल्ड व्यूज सामने आता है। जो यूरोपियन सेटलर्स आए वो एक अलग बुर्जुआ मेंटालिटी, बुर्जुआ मानसिकता लेकर आए थे। हाँ। उनके लिए जमीन, संसाधन, ये सब प्रॉपर्टी थे, संपत्ति थे, कमोडिटीज थे, मतलब खरीद बेच की चीजें। बिल्कुल। जबकि जो इंडिजिनस नजरिया था, जैसे नेटिव अमेरिकन्स का, वो बिल्कुल अलग था। उनके लिए जमीन, पानी, जानवर, ये सब गिफ्ट्स थे, उपहार थे। अच्छा। जिन्हें शेयर करना था, संभाल कर इस्तेमाल करना था, सस्टेनेबली यूज करना था। प्राइवेटली ओन्ड, निजी मालिकाना, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये एक तरह से स्ट्यूवर्डशिप यानी संरक्षण बनाम ओनरशिप यानी मालिकी की बात थी। और सभ्यता, सिविलाइजेशन, इसकी धारणाएं भी कितनी अलग थीं। यूरोपियंस अक्सर इंडिजिनस लोगों को अनसिविलाइज्ड, असभ्य कहते थे। हाँ, धर्म के आधार पर या शहरों की कमी के आधार पर। सोर्स में होपी जनजाति की कहानियों का भी जिक्र है, जिनमें यूरोपियंस के आने से मुश्किल वक्त का अंदेशा जताया गया था। 18th सेंचुरी में जेफरसन, वॉशिंगटन जैसे लोगों के विचार भी देखें तो वो पैटर्नलिस्टिक थे। वो मानते थे कि उन्हें इन लोगों को सिविलाइज करना है। हाँ। और दूसरी तरफ चीफ सियाटल का वो मशहूर पत्र है 1854 का, जो जमीन की सेक्रेडनेस, पवित्रता और उससे कनेक्शन, जुड़ाव की बात करता है। हाउ कैन यू बाय और सेल दिस स्काई? आप आसमान कैसे खरीद या बेच सकते हैं? सही कहा। यही टकराव, यही क्लैश फिर संघर्ष और डिस्पोजेशन यानी विस्थापन या बेदखली की जड़ बना। नॉर्थ अमेरिका की अगर बात करें तो इंडिजिनस लोग तो वहां हजारों सालों से थे। बिल्कुल। शुरू में ट्रेड, व्यापार वगैरह हुआ, लेकिन जब यूरोपियन बसावट, सेटलमेंट बढ़ी तो उन्हें लगातार अंदर की ओर, पश्चिम की ओर धकेला गया। हाँ। और यूएस का जो वेस्टवर्ड एक्सपेंशन था, पश्चिम की ओर विस्तार, जैसे लुइसियाना परचेज हुआ 1803 में, अलास्का खरीदा गया 1867 में, मेक्सिको से जमीन ली गई, ये सब इंडिजिनस सहमति, कंसेंट के बिना हुआ। यहाँ तक कि चिली की नेशन ने एक लीगल विन हासिल की 1832 में, एक कानूनी जीत हुई। हाँ, हुई थी। लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट जैक्सन की पॉलिसी के कारण ट्रेल ऑफ टीयर्स हुआ, मतलब जबरन निष्कासन, फोर्स्ड रिमूवल, और उसमें बहुत मौतें हुईं। बहुत ज्यादा। और लोगों को रिजर्वेशंस पर भेजा गया 1850 से 1890s के बीच। और ये अक्सर बहुत खराब जमीन होती थी। सोर्सेज में लिखा है विदाउट लाइट और वुड, बिना रोशनी या लकड़ी के।
ओह, अब मिलिट्री का, सेना का इस्तेमाल हुआ। अमेरिकन इंडियन वॉर्स चले 1865 से 1890 तक। बाइसन, जो जंगली भैंसे थे, उनका लगभग सफाया कर दिया गया बाय 1890। ये एक जानबूझकर किया गया टैक्टिक था? उनकी जीवन शैली को तोड़ने के लिए। बिल्कुल। और कैलिफोर्निया गोल्ड रश 1849, उसने भी बहुत तबाही मचाई। और कनाडा में, क्या वहां भी ऐसा ही कुछ हुआ? हाँ, कनाडा में भी कमोबेश यही प्रक्रिया चली। जो ट्रीटीज हुई, संधियां, वो अक्सर टेरा नुलियस के विचार पर आधारित थीं कि ये जमीन खाली है। अच्छा, खाली जमीन। हाँ, फिर इंडियन एक्ट आया, मेटिस लोगों के विद्रोह हुए 1869 से 85 के बीच, कॉन्फेडरेशन बना 1867 में। इन सब ने कहीं ना कहीं मूल निवासियों के अधिकारों, राइट्स को अनदेखा किया। ये पूरी एक सिस्टमैटिक, व्यवस्थित प्रक्रिया थी। अब जरा ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखते हैं। एबोरिजिनल उपस्थिति, प्रेजेंस, तो वहां 40,000 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई जाती है। बहुत पुरानी। और लेट 18th सेंचुरी तक वहां लगभग 750 भाषाएं थीं। कैप्टन कुक पहुंचे 1770 में और सिडनी की स्थापना हुई 1788 में, एक पीनल कॉलोनी के तौर पर। पीनल कॉलोनी मतलब सजा काटने वालों की बस्ती। जी। शुरुआती रिश्ते शायद ठीक थे, पर कुक के बाद बिगड़ गए। सोर्स में सिडनी कोव का जिक्र है 1790 में, जहां ओरिजिनल लोगों का हिंसक व्यवहार या पवित्र स्थलों को नष्ट करना शायद जमीन पर कब्जे, इन्वेजन का ही जवाब था। एक प्रतिक्रिया। हाँ, जिसे यूरोपियंस समझ नहीं पाए शायद। और वहां मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। 19th और 20th सेंचुरीज में लगभग 90% आबादी। 90%? हाँ, बीमारियां फैली, जमीन खो गई, हिंसा हुई। सेटलर्स ने बस जमीन ले ली, वही टेरा न्यूलियस के आधार पर कि ये जमीन किसी की नहीं। और फिर इकोनॉमिक नीड्स, आर्थिक जरूरतें भी थीं। बिल्कुल। भेड़ फार्म, शीप फार्म्स, खनन, माइनिंग, गेहूं की खेती, इन सब ने डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन को और बढ़ाया। और फिर व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी, श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति, जो 1974 तक चली। हाँ, जिसने नॉन यूरोपियन लोगों को बाहर रखा। सही। एबोरिजिनी शब्द पहले बहुत इस्तेमाल होता था, अब कम होता है। पर मूल कारण, कोर फोर्स, वही था, जमीन और संसाधनों की यूरोपीय इच्छा। इन सब का असर, इम्पैक्ट बहुत गहरा और स्थायी रहा है ना? बिल्कुल। अमेरिका में 1928 का एक सर्वे था जिसने भयानक गरीबी, पॉवर्टी और खराब स्वास्थ्य, हेल्थ दिखाया इंडिजिनस समुदायों में। फिर इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जैसे सुधार, रिफॉर्म्स आए 1934 में, पर उनका लक्ष्य भी एसिमिलेशन, आत्मसातकरण ही था। हाँ, उन्हें मुख्य धारा में मिलाना, जिसका विरोध भी हुआ, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ इंडियन राइट्स आया 1954 में। कनाडा में भी ऐसा ही हुआ। 1969 में इंडियन एक्ट हटाने का प्रस्ताव आया, तो उसका भी विरोध हुआ। बाद में 1982 के कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता मिली। लेकिन इन सब मुश्किलों के बावजूद इंडिजिनस लोगों ने जबरदस्त रेजिलियंस दिखाया है। हाँ, बहुत लचीलापन। अपनी पहचान, आइडेंटिटीज, भाषाएं, लैंग्वेजेस, संस्कृतियां, कल्चर्स बचाए रखी हैं। और ऑस्ट्रेलिया में 1974 से मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद को अपनाया गया। स्टोलन जनरेशंस के बारे में जागरूकता बढ़ी। हाँ, वो बच्चे जिन्हें परिवारों से अलग कर दिया गया था। और माबो केस 1992 में, जिसने टेरा नलियस को खारिज किया और नेटिव टाइटल को मान्यता दी। 1999 में नेशनल सॉरी डे भी शुरू हुआ। हाँ, ये सब महत्वपूर्ण कदम थे। सोर्सेस फ्रंटियर यानी सीमांत के विचार को कैपिटलिज्म और प्रकृति के असीमित, लिमिटलेस होने के विचारों से भी जोड़ते हैं। अच्छा। जैसे मार्क्स, बैशियार्ड केरी के हवाले से ये विचार विस्थापन को जायज ठहराने में मददगार हो सकते हैं। और ये मुद्दे आज भी उतने ही रेलेवेंट है, प्रासंगिक हैं। लैंड राइट्स, जमीन अधिकार, जस्टिस, न्याय, रिकॉन्सिलिएशन, सुलह। तो कुल मिला के हमने देखा कि कैसे मॉडर्नाइजेशन का ये जो रास्ता था, खासकर यूरोपियन एक्सपेंशन से प्रेरित, वो एक्सप्लॉयटेशन, शोषण और सिस्टमैटिक डिस्पोजेशन, व्यवस्थित बेदखली से भरा था। ये कोई सीधा या सबके लिए अच्छा रास्ता नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इंडिजिनस लोगों का विस्थापन कोई साइड इफेक्ट नहीं था, बल्कि अक्सर उस इकोनॉमिक इंजन का जरूरी हिस्सा था जो इस खास तरह के मॉडर्नाइजेशन को चला रहा था। नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के विचारों ने भी उन्हें दूसरा, अदर बनाने में भूमिका निभाई। ये इतिहास हमें प्रगति, प्रोग्रेस की जो सरल धारणाएं हैं, उन पर सवाल उठाने को कहता है। कौन फायदे में रहा, किसने कीमत चुकाई? सही बात है।
तो इन स्रोतों से जो जानकारी मिली उसके आधार पर एक आखिरी विचार सोचने के लिए छोड़ देते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ। अगर मॉडर्नाइजेशन के इस ऐतिहासिक रास्ते में सिर्फ जमीन लेना ही नहीं बल्कि धरती, अर्थ, मालिकाना हक, ओनरशिप और प्रकृति में हमारी जगह के बारे में बिल्कुल अलग मूल्यों, वैल्यूज को थोपना शामिल था, तो यह हमारे आज के प्रगति, प्रोग्रेस, संपत्ति, प्रॉपर्टी और कल्चरल डाइवर्सिटी, सांस्कृतिक विविधता को महत्व देने की समझ के बारे में क्या बताता है? गहरा सवाल है और शायद ज्यादा सीधे तौर पर इस मुश्किल इतिहास को समझना आज हम पर क्या जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है, जब हम अभी भी संसाधनों, रिसोर्सेज, जमीन, लैंड और गहरे अक्सर विरोधी मूल्यों, कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज पर आधारित वैश्विक चुनौतियों, ग्लोबल चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं।